बड़ा महत्व है, इसके अंदर पानी रखा होता है। तो बड़ी बात यह है कि नई संसद में जो जॉइंट पार्लियामेंट बैठक होगी उसके लिए 1272 लोग बैठ सकेंगे। और प्रणब मुखर्जी साहब जब थे तब उन्होंने, जब राष्ट्रपति थे वो, तब उन्होंने ये याद दिलाया था कि जो पुरानी संसद है वो छोटी पड़ रही है और इसीलिए नई संसद की आवश्यकता है। अच्छा, पुरानी संसद जो है वो भूकंप रोधी नहीं है, मतलब भूकंप कभी भी आए तो वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो सकती है और जान माल दोनों की हानि हो सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि जो हमारे नेता हैं वो कितने कीमती हैं, कितने प्रेशियस हैं हमारे लिए। और ये सामने हम देख रहे हैं इस समय अधीनम मठ के जो संत हैं वो विधिवत पूजन कर रहे हैं और यज्ञ वेदी सामने हमें जलती हुई दिखाई दे रही है। वैदिक हवन होगा और हवन के बाद में फिर सर्वधर्म प्रार्थना होगी। उसमें सभी धर्मों के लोग, सभी मज़हब के, रिलीजन के लोगों को बुलाया गया है, जिन जिन को न्योता मिला। कल हमने देखा बहुत से लोगों ने अपना न्योता जो है वो ट्विटर पर भी शेयर किया है। तो वो सर्वधर्म प्रार्थना करेंगे और शांति पाठ होगा। शांति पाठ सिर्फ भारत की शांति की नहीं, हम विश्व शांति की कामना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है हमारी। इसका मतलब ये है कि वसुधा मतलब पूरी धरती ही हमारी कुटुंब है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है अयम निजः परो वेति, वो मेरा है, वो तेरा है, ये मेरा है ही नहीं, या फिर ये मेरा है। ये जो भाव है, इस भाव से काम नहीं करते हम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये सारे भाव छोटे लोगों का सोच है। और उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित लोगों के लिए ये पूरा विश्व ही कुटुंब है। और इसलिए हम सहोदर भाव रखते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रदरहुड। तो हम सभी से ब्रदरहुड रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सेंगोल का बिल्कुल करीबी से ये दृश्य दिखाया जा रहा है। सिल्वर का अंदर मटेरियल है इसमें और ऊपर जो प्लेट लगी हुई है प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड, मतलब पॉलिश गोल्ड का है। नंदी यहाँ पर सबसे ऊपर विराजमान है और सबको पता है कि नंदी किसका वाहन है। कुछ लोगों ने इसको धार्मिक चिन्ह से जोड़ने की भी बात कही, जैसे एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा ये तो धार्मिक चिन्ह है। ऐसी कई पार्टियां हैं जो इसको धार्मिक चिन्ह बता रही हैं, लेकिन ये धर्म का चिन्ह नहीं है, ये निष्पक्षता का एक प्रतीक है। भारतीय परंपरा का वो स्वरूप जो प्राचीनतम है। सेकुलर शब्द तो अभी अभी रखा गया 1976 में। हम तो सर्वधर्म संभाव, मतलब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ऐसा नहीं कि एक को पहले मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। इसको सर्वधर्म संभाव बोलते हैं। सेकुलरिज्म से कहीं बड़ी परिभाषा है ये, हम उसके अनुयायी हैं, हम उसको मानने वाले हैं। और यहाँ पे यज्ञ वेदी पर विधिवत पूजन शुरू हो चुका है। यज्ञ का विधान क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। अग्नि जो हम जलाते हैं, भारतीय परंपरा में अग्नि को हम ये मानते हैं कि सिर्फ धर्म से संबंधित नहीं है। ये अग्नि जो है वो सारे लोकों में है, आकाश में भी है, पाताल में भी है, समुद्र के अंदर भी है। और जितनी आकाश गंगा हैं, जितनी भी आकाश गंगा हैं, सेवरल गैलेक्सीज हैं इस विश्व ब्रह्मांड में, उनमें अग्नि मौजूद है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो अग्नि के माध्यम से सारी दिशाओं में, सारे लोकों में पहुंचती है, ऐसी भारतीय मान्यता और परंपरा कहती है। इसलिए ये यज्ञ का विधान है। यज्ञ से हम 10 दिशाओं को अपना संदेश भेजते हैं। 10 दिशाएं भी भारत ने ही बताई हैं। पहले तो लोग सोचते थे कि 4 ही दिशाएं होती हैं, लेकिन 10 दिशाएं बताई गई हैं। ये भारतीय परंपरा है। अब देखिए कितना अद्भुत इतिहास है कि 10 दिशाएं जो बता रहा है वो देश हम हैं। और ये भारतीय परंपरा सिर्फ एक जगह सीमित नहीं है, बहुत सारी जगह पर जो लोग रहते हैं वो इस परंपरा को निभाते भी हैं। 10 दिशा का नाम आप देखिए, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ईशान, ईशान मतलब होता है कि पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोण आता है वो ईशान कोण है।
आग्नेय, आग्नेय मतलब पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोण है, दक्षिण नैऋत्य कोण, पश्चिम और वायव्य, वायव्य कोण है जो वो साउथ और वेस्ट के बीच में आता है, और उत्तर और अधो और मध्य, इस तरह 10 दिशाएं हैं। और इन तक संदेश पहुंचाने का ये माध्यम होता है यज्ञ या हवन। ये महत्वपूर्ण है। हम कामना करते हैं कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, ये जो नई संसद बनी है, उसका हम विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। और ये निवेदन होता है उन 10 दिशाओं के दिक्पाल से कि हम जो कार्य कर रहे हैं आप उसमें अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये भारतीय परंपरा है। अलग अलग दिशाओं के अलग अलग दिक्पाल हैं। उन ये सोचिए कि ये ठीक उसी तरह से फील्ड मार्शल टाइप का मामला है, अलग अलग जगह पे खड़े हुए हैं। खैर, बात अभी नई संसद की भी कर लेते हैं। पूजा पे बाद में आएंगे, पद्धतियों पे बाद में आएंगे। नई संसद जो है, हमने देखा था कि जिस समय एक बार आतंकी हमला हुआ था तो उस समय बहुत दिक्कत हुई थी लोगों को भागने में, बचने में, तब भी महसूस की जा रही थी। अच्छा, स्पेस भी छोटा हो रहा है, स्पेस कम पड़ रहा था वहाँ पर। लोकसभा में 543 सीट हैं और राज्यसभा में 245 सीट है बैठने की, जबकि ये माना गया कि भारत की जो जनसंख्या है वो 1976 के बाद में 2.5 गुना करीब बढ़ चुकी है। 1976 में लगभग 53 करोड़ हमारी जनसंख्या थी 1975-76 में, और उसके बाद में अभी 2.5 गुना बढ़ गई। तो उस हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए संसद में, सांसद के रूप में, सांसद जनता का प्रतिनिधि है, उनका संसद का काम नियम और कानून बनाना है, और जनता का काम और उनका काम, हम सबका काम है उनका पालन करना है। तो एक व्यक्ति पर इस समय अगर हम देखें तो 25 लाख लोगों पे एक सांसद है औसतन, वो थोड़ा कम है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में परिसीमन होगा, और 2026 में परिसीमन के बाद में ये संख्या बढ़ेगी। तो ये जो 888 लोकसभा की सीट है वो यूं ही नहीं बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 888 लोग बैठने वाले हैं या सांसद बैठने वाले हैं। और इसी तरह से वैसे 12 जो सांसद होते हैं ओवरऑल वो नॉमिनेट भी किए जाते हैं राज्यसभा में, और 245 टोटल होते हैं सबकी अभी सीट है। वहाँ 384 होगा राज्यसभा में। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस होता है लोकसभा हमारे यहाँ पर। अब राज्यसभा का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। लोकसभा के चुनाव को तो सबको पता है कि जनता जो है वो वोट डाल देती है। राज्यसभा का चुनाव जो है वो वहाँ पर विधायकों के और चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर राज्यसभा में चुनाव होता है। और प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा था कि 1000 सीट से लोकसभा में होनी चाहिए, उसके बाद से ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अच्छा, नई संसद में है सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो बहुत अच्छा होगा, ऑडियो विजुअल जो इस समय ज़रूरत होती है वो भी बहुत अच्छा होगा, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होगा। ये सारी चीज़ पुरानी संसद में नहीं थी। पुरानी संसद का होगा क्या? अभी तक ये जो बात सामने आई है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं बनी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसका उपयोग संसद के दूसरे कामों में, कभी जैसे प्रोग्राम हो तो उसमें किया जाएगा, या फिर संग्रहालय में इसको तब्दील कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये आर्किटेक्ट, इसका डिज़ाइन बहुत गजब है, त्रिभुजाकार है, और त्रिभुज का हमारे शास्त्रों में भी अलग ही महत्व है। एक तरह के का पिरामिड के रूप में हम उसको देखते हैं त्रिभुज को। और पिरामिड में हम देखते हैं कि पिरामिड आकार जो मिस्र में भी हम देखते हैं, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस ये रहती है कि पिरामिड के जो टॉप में है वो ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, और वो फिर सारी जगह पर ऊर्जा प्रवाहित करता है। ये हमारी आर्किटेक्ट का एक बेजोड़ उदाहरण है। और नई संसद में तो अशोक स्तंभ और भारतीय प्रतीक वाले जो 3 शेर बने हैं वो भी लगा हुआ है। 9,500 किलो के हैं वो, और ब्रॉन्ज की मूर्ति बनी हुई है, 3 शेर। उसके ऊपर बड़ा विवाद हुआ था, हमने देखा था कि बहुत सी पार्टियों ने संसद में वहाँ पे भी चले गए थे, कोर्ट में भी चले गए थे कि ये जी
ये जो शेर हैं वो तो हिंसक दिखाई दे रहे हैं। और कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था और आरोप लगे बीजेपी के ऊपर कि सरकार क्या इनको हिंसक दिखाना चाहती है। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि चूंकि वो इतने बड़े बनाए गए हैं, अब वो जो मूर्ति है संसद में शेर की, जो 3 शेर हैं जो सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है, वो जो मूर्ति बनाई गई है वो मूर्ति जो है वो नीचे से अगर हम देखें तो उसमें दांत नजर आते हैं। अब ये सेंगोल के सामने नतमस्तक होते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए नरेंद्र मोदी जी